वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 कौन सी है? हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में हम देख रहे थे दलित विमर्श। ठीक है, उसमें दलित विमर्श भी है, स्त्री विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है, और हिंदी के बारे में है, हिंदी के नवजागरण के बारे में है, लोहिया दर्शन, गांधीवादी दर्शन। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पे है, वैचारिक संबंधों पे है, वैचारिक रूप से हमारा साहित्य किस तरीके से प्रगति के पथ पे अग्रसर हो रहा था, उन सारी चीजों के बारे में। और इसका उद्देश्य क्या है? इस टॉपिक का, इस यूनिट का उद्देश्य क्या है कि आप अपने आसपास की चीजों के बारे में जानें, आप अपने आसपास की चीजों के बारे में विचारवान हो, क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ के समझ भी रहे हैं, और आने वाले समय में आप समाज को और अलग अलग रूपों में भी देखेंगे। आप ये देखेंगे कि समाज में और किस तरीके की विसंगतियां हैं, किस तरीके की अच्छाइयां हैं, किस तरीके की बुराइयां हैं। तो जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो आप समाज के एक अलग पक्ष से भी रूबरू होंगे, और समाज जब अच्छी समझ, अच्छा विश्लेषण आप में होगा, तो आप और नई चीजें और बुराइयां को पकड़ पाएंगे, और उसको पकड़ने के साथ साथ आप ये करेंगे कि एक साहित्य के अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप उसको समझेंगे। और ये सारी चीजें हमें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमें हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे दलित विमर्श। दलित विमर्श में हमने देखा था कि अ, कि दलित विमर्श पढ़ रहे थे। दलित विमर्श में हमने देखा था कि अंबेडकर साहब के जो विचार थे वो देख रहे थे हम। ठीक है, हमने कहां तक पढ़ लिया था? यहां तक कि सिर्फ जरूरत दलितों और स्त्रियों द्वारा अपने इतिहास को खोजने की है। डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय इतिहासकार है, इतिहास में दलितों की उपस्थिति को रेखांकित करने के लिए। तो हम दलित विमर्श पढ़ रहे थे, और दलित विमर्श में ये देख रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पहल करी है, पहल करी है दलित विमर्श को, दलितों की समस्याओं को उजागर करने में, और उसको साहित्य की मूलधारा में, समाज की मूलधारा में लाने का उन्होंने प्रयास किया। अंबेडकर साहब ने इतिहास लेखन में दो चीजों को स्वीकार किया। कौन कौन सी बात? पहली बात की एक समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। एक समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। भारतीय तीन प्रकार का रहा है, भारत तीन प्रकार का रहा है: ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। ठीक है, इसकी अपनी अपनी संस्कृतियां रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि स्वीकार की जानी चाहिए कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारत का इतिहास ब्राह्मणों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा है। जो कोई इन दो तथ्यों को स्वीकार नहीं करता, वह भारत का सच्चा इतिहास, जो इस युग के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट कर सके, कभी नहीं लिखा जा सकता। अब ये बात कौन कहते हैं? अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि भारत तीन तरीके का भारत है: हिंदू भारत, बौद्ध भारत और ब्राह्मण भारत। ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। ठीक है, तीन तरीके का भारत है। और उस तीन तरीके की भारत में क्या है कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारत का जो इतिहास है ना, वो भारत का जो इतिहास है, भारत की जो रूपरेखा थी, वो ब्राह्मण और बौद्धों के हिसाब से चलती थी। ब्राह्मण और बौद्धों के हिसाब से के अनुसार चलती थी, उनके नियमों पे चलती थी, उनका दर्शन था। अनुयायियों के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा। जो कोई इन दो तथ्यों को स्वीकार नहीं करता, जो इन दोनों को, यानी कि जो बौद्ध धर्म को और हिंदू धर्म को, मुसलमान को, इन दोनों चीजों के बारे में नहीं समझ सकता, मतलब बौद्ध धर्म के बाहर की नीतियों के साथ और मुस्लिम धर्म की नीतियों के साथ नहीं समझ सकता, तो वो इतिहास समझ ही नहीं सकता। भारत का जो इतिहास है उसको समझ ही नहीं सकता। क्यों भाई? जिस समय भारत अपना वर्चस्व स्थापित किया होता संपूर्ण वैश्विक पटल पे, वहां पर कौन कौन थे? बौद्ध धर्म चल रहा था, और बौद्ध धर्म के साथ साथ मुस्लिमों का आक्रमण भी था, मुस्लिमों का आगमन भी हो चुका था। तो एक तरफ से भारतवर्ष बौद्ध धर्म के नियमों को मान रहा था, और एक तरफ से थोपी जा रही थी मुस्लिम संप्रदाय की चीजें, मुस्लिम संप्रदाय के नियम कायदे। तो इन दोनों की प्रकृति में, इन दोनों की जो प्रकृति, इनकी टकराहट, इनके युद्ध जो हुए, और उससे जो चीज निकल रही है, अगर आपने उसको नहीं समझा, तो फिर क्या समझ लोगे? भाई, दो लोगों में लड़ाई हो रही है, आप दोनों की बात को नहीं समझोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको सॉल्यूशन क्या है? तो उस तरीके की चीज की इस बौद्ध धर्म और मुस्लिम समुदाय के आगमन, इस्लाम धर्म के आगमन की चीज अगर आपने नहीं समझी, तो आप भारत का सच्चा इतिहास नहीं समझ पाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं कि दलित चिंतकों के अनुसार वास्तव में जिसे हम नवजागरण कहते हैं, दलित चिंतकों के अनुसार वास्तव में जिसे हम नवजागरण कहते हैं, उसकी लहर बंगाल से नहीं अपितु महाराष्ट्र से चली है। वह लहर थी दलित मुक्ति आंदोलन की, जिसने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। दलित मुक्ति के आंदोलन की लहर थी जिसने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। इस लहर को पैदा करने वाले थे महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है, मैं फिर से कहती हूँ, फिर से दोहराती हूँ, पिछली कक्षा में भी दोहराया था, पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी। आप वो मूवी जरूर देखिए, ज्योतिराव फुले की जो मूवी है वो जरूर देखिए। उससे आपको काफी सारी दलित साहित्य के बारे में काफी सारी नॉलेज मिलेगी, काफी सारा आइडिया हो जाएगा किस तरीके की चीजें उस वक्त हुआ करती थी। महात्मा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उसी वर्ष उनकी क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी। अगर ये पुस्तक भी आपको कहीं मिल जाए, गुलामगिरी, प्लीज पढ़िएगा। ये बहुत सुंदर किताब है, बहुत बढ़िया किताब है कि एक तरीके से आप मानिए कि सत्य किस तरीके से स्पष्ट हो सकता है, सत्य किस तरीके से आंखों के सामने नाचने लगता है, वो आप इस किताब में देखेंगे। दलित साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो समस्याएं हैं, किस तरीके से उन लोगों को एक मनुष्य को दलित के नाम मात्र पर किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके उनका शोषण किया जाता है, वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस किताब को पढ़िए और प्लीज 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 फुले वाली जो मूवी आई है उसको देखिए। इस समय तक राणानी का प्रार्थना समाज अस्तित्व में आ चुका था। इसके 2 साल बाद 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दलित आंदोलन जिन महापुरुषों से शक्ति ग्रहण करता था उसमें ज्योतिबा फुले के अलावा केरल के नारायण गुरु, तमिलनाडु के पेरियार स्वामी नायकर, उत्तर भारत के स्वामी अछूतानंद, बंगाल के चांदगुरु और मध्य प्रदेश के गुरु घाशीराम आदि प्रमुख थे। ये महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने दलित विमर्श के बारे में अपनी आवाज उठाई और दलित विमर्श को एक बड़ी पृष्ठभूमि पर लेकर गए। ज्योतिबा फुले के नवजागरण के उपरांत महाराष्ट्र में जो दलित चेतना उभरी उसका राजनीतिक प्रभाव हमें 1923 में देखने को मिलता है, जब बंबई की विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्ग के लोगों को भी सभी सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थानों का उपयोग करने का समान अधिकार होगा। महाराष्ट्र में अछूतों का पानी के लिए सत्याग्रह इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था उनको, ये चीज तो आपको पता ही होगी, बहुत सामान्य बात है कि पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति के तीसरे ध्रुव दलित राजनीति को जन्म दिया, दलितों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। ठीक है, सत्ता में भी भागीदारी इनको मिलती है। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि सबने इस कमीशन का विरोध किया। जहां भी कमीशन गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, किंतु डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने कमीशन का समर्थन किया। दलितों ने अंबेडकर के साथ मिलकर इसका जो साइमन कमीशन आया था उसका नेतृत्व किया। क्यों किया भाई? वो साइमन कमीशन क्या कर रहा था कि भाई हर एक इंसान को, चाहे वो दलित है चाहे वो सवर्ण है, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। तो राजनीति में भी मिल रहा था, समाज में संपूर्ण रूप से सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करने के लिए था कि भाई इनको भी करना है, भाई इंसान तो ये भी है। तो इसके लिए फायदा किसको होगा? फायदा मतलब मुख्य धारा में कौन आएगा? दलित। अब चूंकि मुख्य धारा में दलित आएंगे तो इनका तो समर्थन मिलना बनता है कि भाई अंबेडकर साहब हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करना है। तो दलितों ने उनका समर्थन किया। मांग की कि हिंदुओं से अलग उन्हें भी एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग माना जाए और उनके लिए मुसलमानों की तरह प्रतिनिधित्व दिया जाए। इतना ही नहीं, भारत के भावी संविधान के रूप में संविधान रूपरेखा तय करने के लिए जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की हुई तो इसमें दलितों के प्रति प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर आर श्रीनिवास को आमंत्रित किया गया तथा इस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, ये राजनीति के दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण पड़ाव है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आयोग की भी मांग की कि दलितों के लिए
पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि ये अपना वोट रख सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, अपनी मांगों को रख सके। और इसी के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जब बात हुई, उनकी सिफारिश हुई, उनका प्रस्ताव रखा गया, तो महात्मा गांधी जी के साथ भी इनका थोड़ा सा विवाद रहा है। ठीक है, वो चीज भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। गांधी जी उस समय पूना की जेल में थे। उन्होंने जेल में ही दलितों के पृथक अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः तमाम दबाव के बाद समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर और गांधी जी ने अंतिम रूप से जिसको अंबेडकर और गांधी ने रूप दिया। यह समझौता 1932 ईस्वी में हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1932 में। इसके बाद ही दलित राजनीति के गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। ठीक है, जो अंबेडकर साहब का गांधी जी से जो मत था, जो विवाद हुआ था, वो इस विवाद पे नहीं था कि गांधी जी दलितों के विमर्श के समर्थन में नहीं थे और अंबेडकर समर्थन में नहीं थे। बिल्कुल, अंबेडकर भी समर्थन में थे, वो तो उनका प्रवर्तक ही वो तो उनके मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जा रहे थे। अंबेडकर साहब ने पूरी की पूरी कोशिश करी है दलितों को मुख्य धारा में लाने की, और उसका समर्थन गांधी जी भी कर रहे थे। पर थोड़ा सा उनके पास विवाद कहाँ आया कि पृथक निर्वाचन मंडल की जब इन्होंने मांग रखी कि हमारे लिए दलितों का पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, वहां पर गांधी जी का थोड़ा सा अनबन हुई, थोड़ी सी कहा सुनी, मतलब मतभेद से आ गए। बाकी गांधी जी भी सवर्ण दलितों का समर्थन ही करते थे। ठीक है, इसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। दलितों को क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया। आज का दलित विमर्श इसे अस्वीकार करता है। आज का दलित विमर्श इसे अस्वीकार करता है कि भाई हमें विशेष नामकरण क्यों दिया जा रहा है। तो आज के दलितों ने हरिजन नाम को भी अस्वीकार किया। आज के दलित चिंतन मानते कि महात्मा गांधी की हरिजन राजनीति ने उसे एक रेडिकल दलित आंदोलन को रोका। उसने अंबेडकर विरोधी चेतना का विकास किया। इस तरह आज के दलित चिंतकों का गांधी जी के दृष्टिकोण से मौलिक भेद है। ठीक है, आजादी के बाद दलित राजनीति के लिए 1960 का दशक अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आजादी के बाद दलित राजनीति के लिए 1960 का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दशक में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर भारत में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय ने अपना क्रांतिकारी जनाधार बनाया। एक वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। 80 का दशक दलित राजनीति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1980 में काशीराम बामसेफ, ठीक है, काशीराम बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज शेड्यूल कास्ट इम्प्लाइड्स फेडरेशन के माध्यम से भारतीय समाज में एक नया दलित विमर्श लेकर आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दलित विमर्श के ऊपर लिखी गई है कि दलितों के साथ जिस तरीके की चीजें हो रही थी, उसमें उनके विकास की बात हो रही थी कि उनका पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित हो, और दलितों को हरिजन नाम दे दिया। दलितों के हरिजन नाम को आज के जो विचारक है, समाज सुधारक है, वो इसको अस्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के पतन के बाद कांसीराम ने, जो श्रम भी उस पार्टी में काम करते थे, नए सिरे से दलित समाज को लामबंद करना शुरू किया, यानी कि नए तरीके की नियम बनाना या फिर नए तरीके से उसको प्रस्तावित करना शुरू किया। बामसेफ के तहत ही उन्होंने हिंदी में बहुजन संगठक साप्ताहिक और अंग्रेजी में आस्प्रेड इंडिया मासिक पत्रों का संपादन किया। एक क्रांतिकारी कदम था इनका। कौन सा क्रांतिकारी कदम था? कि इन्होंने बामसेफ के तहत उन्होंने हिंदी में बहुजन संगठन साप्ताहिक और अंग्रेजी में आस्प्रेड इंडिया मासिक पत्रों का संपादन किया। साप्ताहिक पत्रिका निकाली और मासिक पत्रिका निकाली। मासिक पत्रिका और साप्ताहिक पत्रिका में ये बात कर रहे थे हरिजनों के बारे में, ये बात कर रहे थे दलितों के बारे में, ये बात कर रहे थे इनके विमर्श के बारे में, इनके हक और अधिकारों के बारे में। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिससे बड़े पैमाने पर देश भर के 2 लाख कर्मचारियों को बामसेफ का सदस्य बनाया। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, सभी तबके के लोग थे।
काशीराम ने दलितों को बहुजन कहा। काशीराम ने दलितों को क्या कहा? बहुजन कहा। और व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोगों को मनुवादी नाम दिया। अब ये एक और नई चीज आई है, मनुवादी, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है ना, कि वर्ण के आधार पर व्यवस्था बनाई गई है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो कहां से आई है? मनु से आई है, मनुवाद से आई है। ये दोनों नाम भारतीय समाज और राजनीति के लिए बेहद विचारोत्तेजक थे। दोनों शीघ्र ही ये दोनों नाम प्रसिद्ध हो गए। कौन कौन से नाम? बहुजन और हरिजन वाला जो नाम है वो शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। 1981 में काशीराम ने DS4 दलित समाज शोषित संघर्ष समिति की स्थापना की। यह आंदोलन का वह प्लेटफॉर्म था जिसने आगे चलकर राजनीतिक संघर्ष का रूप धारण किया। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1984 में। किसने की? काशीराम जी ने। ठीक है। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धारणाएं दिखाई देती है। कौन कौन सी? पहली धारा श्रम दलित जाति में जन्मे लेखकों की है। ठीक है, 3 धाराएं नजर आती है। कौन कौन सी धारा? पहली धारा श्रम दलित जाति में जन्मे लोगों ने, कि जो दलित समाज में, दलित जाति में जन्मे हैं, पहली धारा वो है। जिनके पास स्वानुभूति है, जो अभी हमने देखा था कि जो चीज आप महसूस ही नहीं करोगे उसके बारे में आप लिख कैसे सकते हो। ठीक है, जिनके पास स्वानुभूति का विशाल भंडार है, और इस आधार पर वे मानते कि वास्तविक अर्थों में उन्हीं का सृजन ही दलित साहित्य है। ठीक है। दूसरी धारा में हिंदू लेखकों की है। दूसरी धारा हिंदू लेखकों की है जिनके रचना संसार में दलितों का चित्रण सौंदर्य, सुख की विषय वस्तु के रूप में होता है। तीसरी धारा प्रगतिशील लेखकों की है जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। तो दलितों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। किन्होंने? साहित्यकारों ने। ठीक है, समाज के लोगों ने। किस तरीके से बांट दिया? कि पहली तो वो जो श्रम दलित जाति में पैदा हुए हैं, दलित जाति में जन्म लेते हैं, उनके पास स्वानुभूतियां हैं। क्या कहते हैं? कि वास्तविक अर्थों में उन्हीं का सृजन ही दलित साहित्य है। ठीक है। दूसरी धारा हिंदू लेखकों की है जिनके रचना संसार में दलितों का चित्रण सौंदर्य, सुख की विषय वस्तु के रूप में होता है। सौंदर्य, सुख की विषय वस्तु के रूप में, कि भाई हम सवर्ण जाति के थे और हमने देखा है भाई, एक तो मैं दलित हूँ। ठीक है, एक तो मैं दलित हूँ और मेरे साथ जो पीड़ाएं हुई हैं, मेरा जो शोषण हुआ है, मुझे जिन जिन चीजों से दूर रखा गया है और जिस तरह की गलत चीजें मैंने सही है, उसका मैं स्वानुभूति के आधार पर विवरण करती हूँ, उसके बारे में लिखती हूँ। वो हुआ मेरा श्रम का दलित साहित्य। एक चीज। दूसरी, कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं सवर्ण हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ दलितों को। तो मैं सवर्ण हूँ और दलितों को देख रही हूँ, और उनको देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनकी पीड़ा को थोड़ा महसूस करके, है ना, उसको मैं लिख रही हूँ कि हाँ मैं लेखक हूँ, हाँ मैंने लिखा है। मैंने किन पे लिखा है? मैंने दलितों पे लिखा है। तो एक तो स्वानुभूति से लिखा, जो खुद पे भोगा वो लिखा। एक परानुभूति से पे लिखा, कि देखा, वहां से अनुभूत किया, दूसरों की अनुभूति को लेकर लिखा। और तीसरा कौन सा है? दलित साहित्य को तीसरी धारा प्रगतिशील लेखकों की है, जिसमें दलित को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं, कि दलित जो है वो उसको, तीसरे प्रगतिशील जो लोग हैं उन्होंने दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखा है, कि भाई ये तो इनका तो व्यवसाय ही ऐसा है, या फिर इनकी स्थिति ही ऐसी है, तो सर्वहारा के रूप में एक सामान्य जो इंसान है उसके रूप में देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। दलित चिंतकों के अनुसार अतीत का लोकायत वर्ण व्यवस्था से पीड़ित दलित जनता का धर्म था, इसलिए दलित विमर्श की परंपरा का उससे गहरा संबंध है। उसने एक ऐसी विचार परंपरा को जन्म दिया जो वेद और वर्ण व्यवस्था की विरोधी थी। किसने? दलित जो विमर्श है उसने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो वेदों की और वर्ण व्यवस्था की पूरी तरीके से विरोधी थी। बिल्कुल भाई, जहां पे वर्ण व्यवस्था ने, वेदों ने, और वेदों में जो नियम लगाए हैं वो दलितों पे लगा दिए, जो वर्ण व्यवस्था करी जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो वेदों का और वर्ण व्यवस्था जो थी उसका पुरजोर विरोध करते हैं दलित विमर्श वाले लोग, दलित को मुख्य धारा में लाने वाले लोग। यह परंपरा बाद में बौद्ध सिद्धों और नाथों से होती हुई मध्यकाल में दलित संतों तक पहुंची। ठीक है, बौद्धों में आई, क्योंकि बौद्धों में क्या है कि जो निम्न जाति के लोग थे उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, हिंदू धर्म छोड़ा, जो
जो हिंदू धर्म में दलित, क्योंकि दलित तो हिंदू में ही आ रहे हैं ना, तो उन्होंने दलितों ने अपना धर्म छोड़कर अपना मूल धर्म जो हिंदू धर्म में आते हैं उसको छोड़कर उन्होंने बौद्धों में शामिल हो गए। बौद्ध ही निम्न कोटि के निम्न जाति के जो लोग थे वो सिद्ध बन गए। तो बौद्ध, सिद्ध और नाथ में भी निम्न कोटि दलित नाथ हुए हैं। तो बौद्ध, सिद्ध और नाथ, इन तीनों में दलित आते हैं। और उन्होंने क्या किया कि मध्यकाल उससे आगे संतों तक भी पहुंची। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक ऐसा समय था जहां पर हिंदुओं ने, सवर्ण जाति के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार किए। तो यहाँ पे जो अत्याचार हुए, और उस टाइम पे चल रहा था बौद्ध धर्म, तो बहुत से लोगों ने अपना धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म में शामिल हो गए, सिद्धनाथों में शामिल हो गए। और आगे आगे चल के जब मध्यकाल में हम भक्ति काल में पहुंचते तो दलित संतों की का भी निरूपण हम देखते हैं कि दलित संत भी हुए हैं। क्योंकि जब आप समाज में एक ऐसे पक्ष पे रहते हो, ऐसी परिपाटी को देखते हो कि आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और इसके साथ साथ आपका महत्व नहीं है उस समाज में, तो जिस समाज में आपका महत्व नहीं है आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ के जाओगे, निश्चित रूप से छोड़ोगे। तो इसी तरीके से जो दलित लोग थे वो बौद्ध में चले गए, बौद्ध हो गए, नाथ हो गए, सिद्ध हो गए, और आगे चल के वो संतों में भी। जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो हम उनकी जातियां भी देखेंगे कि कोई चमार है, कोई लोहार है, कबीर श्रम जुलाहा थे। तो वो अपने मुख्य धारा को छोड़कर, जहां पर उनको नगण्य ही माना जा रहा था, अपना एक अलग परिपाटी उन्होंने बना लिया। फिर दूसरी जहां पर उनको सम्मान मिल रहा था वहां चले गए। कबीर ने इसे दलित धारा का रूप दिया और अपने समकालीन हिंदू मुस्लिम समाज को उद्वेलित किया। बिल्कुल, कबीर दलित संत कवियों का युग 14वीं 15वीं शताब्दी का युग था। आगे 2 शताब्दियों में हम इसे दलित विमर्श का विकास दिखाई, हमें इस दलित विमर्श का विकास दिखाई नहीं देता है। लेकिन 19वीं शताब्दी, फिर से वापस आ गया, 19वीं शताब्दी में साहित्य की दलित धारा भारत की लगभग सभी धाराओं में पुनः उभरती दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण यह था कि इस समय भारत में अंग्रेजी राज कायम हो चुका है और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अछूतों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचने लगा। ईसाई मिशनरियों, ठीक है, अंग्रेज आ ही चुके थे और ईसाई मिशनरियां आ चुकी थी और अछूतों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचने लगा था कि उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने लगे थे, उनको शिक्षा मिलने लगी थी। इस नवजागरण ने प्राय सभी भाषाओं में दलित रचनाकार पैदा किए। इस चीज ने किससे, कि जहां पर अंग्रेज लोग आ रहे हैं, ईसाई मिशनरियां आ गई और शिक्षा मिलने लगी, तो क्या हुआ कि ये इस तरीके का जो नवजागरण था, अंग्रेजों के आने के बाद में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो नवजागरण था, इससे क्या हुआ कि दलित रचनाकार पैदा हो गए। भाई, जिसको पढ़ना आ गया, जिसको लिखना आ गया, फिर वो क्या करेगा, वो अपने मन की बात लिखना शुरू करेगा। तो जहां पर दलितों ने शिक्षा ग्रहण की, दलितों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी अनुभूतियां जो थी, अपनी पीड़ा जो थी, अपना जो दर्द था, वो लिखना शुरू किया। और वहां से उत्पन्न होते हमारे दलित रचनाकार, दलित साहित्यकार। ठीक है, जिन्होंने न सिर्फ अपना साहित्य और अपना इतिहास लिखा, बल्कि अपने समय के साहित्य को भी प्रभावित किया। बिल्कुल, एक चीज जो समाज से बिल्कुल पूरी तरीके से कटी हुई है, एक चीज जो समाज से पूरी तरीके से कटी हुई है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जब दलित लोग आए, दलितों ने शिक्षा ग्रहण की, दलित जब पढ़ने लग गए, तब पता लगा कि भाई साहब, इन्होंने तो साहित्य की रूपरेखा बदलनी शुरू कर दी। जहां पर चीजें अच्छी लिखी जा रही थी समाज के रूप में, सौंदर्य लिखा जा रहा था, प्रकृति चित्रण लिखा जा रहा था, अच्छी चीजें लिखी जा रही थी, तब पता चलता है कि भाई साहब, समाज में एक बुराई भी है, समाज में एक गलत चीज भी है, जिसको हम दलित साहित्य के रूप में मानते हैं। दलित साहित्य में क्या और फिर दलित रचनाकारों ने जो चीजें लिखी थी, उसके बारे में एक नया ही प्रचार प्रसार मिला साहित्य को। अपने समय के साहित्य को प्रभावित भी किया। इसमें सबसे पहला नाम मराठी के महात्मा ज्योतिराव फुले का है। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी प्रख्यात रचना गुलामगिरी तथा उनके नाटक और पौड़ा काव्य में पहली बार दलित वर्ग के दर्द को यथार्थ रूप से व्यक्त किया। 7वें दशक में जो दलित साहित्य मराठी में उभरा था, वही ज्योतिबा फुले के साहित्य का गहरा प्रभाव था। ठीक है, तो दलित साहित्य कहाँ से उत्पन्न होता है, किस तरीके की अवधारणाओं के साथ चलता है, दलित साहित्य के मुख्य प्रवर्तक कौन है, अंबेडकर साहब का इसमें क्या योगदान है, ये सारी चीजें हमने देखी।
ठीक है। तो अब इसको आप दोबारा पढ़िएगा, दोबारा इसका रिवीजन कीजिएगा और इसके में से जो 4-5 चीजों की किताबों के नाम आए हैं उनको भी नोट करना, और जो मूवी के बारे में बताया उसको पढ़ना, और गुलामगिरी जो पुस्तक है उसको प्लीज खरीदिए और पढ़िए। बाकी का दलित साहित्य अभी काफी सारा बचा हुआ है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच।